Question 31. The energy gap in a semiconductor is equal to that of an insulator? 9. Less than to that of an insulator? Yes. More than to that of an insulator? No. तो भाई एनर्जी गैप जो है सेमीकंडक्टर्स का वो इंसुलेटर से कम होता है और कंडक्टर से थोड़ा ज्यादा होता है। तो जी बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 32. अ किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर जो है ये एनर्जी का यूनिट है। बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है और ये इन जनरल हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन 33. द वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर सरफेस इज W naught is equal to 4.73 electron volt. Find the minimum frequency that light must have to eject electrons from this surface. Planck's constant is 6.63 10 to the power minus 34 joule second. तो जी आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है जो कि हमारे पास इक्वल है वर्क फंक्शन डिवाइड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हमारे पास आ जाएगा जी 5 इंटू 1.55 असल में 4.73 को राउंड ऑफ करके कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए 5 लिख रहा हूँ। फिर जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो हमारे पास इक्वल है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए 1.5 लिख रहा हूँ। 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6.7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 1.1, क्योंकि 5 इंटू 1.5 नियरली 7.5, 7.5 को 6.7 से डिवाइड करेंगे तो 1.1 आएगा। 10 रेज़ पावर माइनस 34 जब ऊपर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा जी 10 रेज़ पावर 15। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है जी सी ऑप्शन 1.14 10 रेज़ पावर 15 हर्ट्ज। जब तक लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट नहीं होंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। क्वेश्चन 34. The force of gravity above the earth surface is proportional to and inside the earth is proportional to. ग्रेविटी जो है वो बिलो द सरफेस जो है वो आर के प्रोपोर्शनल होती है और अबव द सरफेस जो है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं बिलो द सरफेस जो है वो जी की वैल्यू है हमारे पास 4/3 जी रो पाई आर। जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, रो जो है वो डेंसिटी है और आर के साथ जी जो है वो हमारा प्रोपोर्शनल है। और अबव द सरफेस जो है वो हमारे पास जी जो है वो रिलेट करता है जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर से। तो जी और 1/r² जो हैं वो प्रोपोर्शनल है। तो जो एग्जैक्ट आंसर है इसके लिए हमारे पास वो भाई सी ऑप्शन है। Above the surface 1/r², below the surface r. Question 35. The magnitude of force of gravity between two identical objects is given by F naught. If the mass of each object is doubled and the distance between them is doubled, then the new force of gravity between the objects will be. भाई हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो रिलेशन है वो है जी एफ नॉट इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और अगर मैसेज को डबल कर दिया जाए और मैसेज के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे डबल कर दिया जाए तो हमारे पास जो रिलेशन है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर भी 4 आ जाएगा नीचे भी 4 आ जाएगा, जो कि कैंसिल होकर हमारे पास अगेन जो आंसर आएगा वो एफ नॉट ही होगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यानी कि मैसेज और फासले दोनों को डबल करने से फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 36. Four resistances R1, R2 and R3 are connected in parallel. The equivalent resistance R is. सबसे पहले तो जी 4 रेजिस्टेंसेस का कहा गया है लेकिन दी गई हैं 3 रेजिस्टेंसेस, ये भी टाइपो मिस्टेक है। और अगर आप आर रेजिस्टेंस की बात करते हो पैरेलल सर्किट में तो वो हमारे पास होती है जी 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो अगर आप एलसीएम लेके कैलकुलेशंस करते हो तो आर जो है वो हमारे पास नियरली 1 आ जाएगा और एग्जैक्टली 0.95 ओहम आ जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है जी? डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है कि आर जो है वो नियरली लेस देन 1 होगा। क्वेश्चन 37. द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल टू। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो हमारे पास इक्वल होता है अप्लाइड फोर्स के। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जबकि जो चेंज इन मोमेंटम है वो इक्वल होता है इंपल्स के। क्वेश्चन 38.
द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय एलईडी डिपेंड्स ऑन, एलईडी से इजेक्ट होने वाली जो लाइट है उसका जो कलर है वो डिपेंड करता है इन जनरल सेमीकंडक्टर मटेरियल पे, कि आप कौन सा मटेरियल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं डायोड बनाने के लिए। जैसे कि अगर प्योर सिलिकॉन का डायोड है तो उसमें लाइट की एमिशन है वो इंफ्रारेड रीजन में होती है, इस वजह से डायोड हीट अप तो हो जाएगा लेकिन अब उस लाइट को हम देख नहीं सकते। लेकिन सर्टन क्लास ऑफ डायोड्स हैं जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड टाइप, जो कि कलर लाइट जो है वो इजेक्ट करते हैं, और ये टोटली डिपेंड करता है मटेरियल की टाइप पे कि जिससे डायोड बनाया गया है। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 39, डॉपलर्स इफेक्ट इज द प्रिंसिपल अंडरलाइन, डॉपलर इफेक्ट को इस्तेमाल करते हुए हम ब्लड फ्लो को जो है वो मेजर कर सकते हैं। बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल की जाती है जिसके जरिए हम मेजर आर्टरीज और वेन्स के अंदर जो है वो ब्लड के फ्लो को स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा सिटी स्कैन जो है उसमें एक्सरेज यूज होती हैं, मैग्नेटिक इमेजिंग के लिए जो है हम मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करते हैं। इसके अलावा ट्यूमर्स और मुख्तलिफ किस्म की बॉडी के अंदर जो मलिग्नेंसीज हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव रेज को जो है वो यूज करते हैं। क्वेश्चन 40, when silicon is doped with trivalent impurity it is referred to as, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज ऐसी इंप्योरिटीज जिनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो सिलिकॉन में डॉप की जाएंगी तो एक बॉन्ड जो है वो बन नहीं सकेगा, यानी कि एक हमारे पास सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होगा और एक होल क्रिएट होगा, और वो जो होल है वो एक्सेप्ट कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन को ताकि करंट जो है वो फ्लो करवाया जा सके। इसलिए ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के ऐड करने से होल क्रिएट्स होते हैं और हम ऐसे एटम्स को एक्सेप्टर एटम्स कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की अहलियत होती है होल्स की वजह से, और इन जनरल हम इन्हें पी टाइप मटेरियल्स भी कहते हैं। क्वेश्चन 41, a floppy disk in a computer rotates from rest up to an angular speed of 31.4 radian per second in the time 0.892 seconds. What is the angular acceleration of the disk? एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाय टी। तो ओमेगा एफ जो है वो 31.4 है, अगर आप 31.4 को 0.892 से डिवाइड करोगे नियरली 1 से, तो हमारे पास जो आंसर है वो 35 के राउंड अबाउट आएगा। तो जी हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 42, द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन की 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है, यानी कि बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो हम इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वेयर को इस्तेमाल करते हुए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को सब्स्टिट्यूट करके और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू को लगाकर हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और आंसर जो है वो नियरली वही आएगा जो कि एग्जैक्ट वैल्यू है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Question 43, when 9 into 10 to the power 13 electrons are removed from a body which has charge of 2.5 माइक्रोकूलम, what is its charge now? एक ऑब्जेक्ट है जी जिसके ऊपर 2.5 माइक्रोकूलम चार्ज है। अगर आप मजीद 9 into 10 to the power 13 इलेक्ट्रॉन्स उस ऑब्जेक्ट से निकाल देते हैं तो नेक्स्ट उस पर क्या चार्ज आएगा? सबसे पहले जी 9 into 10 to the power जो 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने चार्ज के इक्विवेलेंट हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए Q is equal to N का रिलेशन यूज करेंगे। एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ई जो है वो चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन है। देन हमारे पास आंसर आएगा जी 14 इंटू 10 पावर -6 यानी कि 14 माइक्रोकूलम चार्ज जो है वो जनरेट होगा। अब अगर आप मजीद इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे तो ऑलरेडी वहां पे 2.5 माइक्रोकूलम चार्ज है, 14 माइक्रोकूलम चार्ज, और अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज वहां पे जनरेट होगा, तो टोटल चार्ज हो जाएगा जी 16 के राउंड अबाउट। तो हमारा आंसर जो है वो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 16.9 माइक्रोकूलम जो है वो नया चार्ज होगा उस मटेरियल पे। क्वेश्चन 44, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर बिकम्स 3 times its value of 0 degree centigrade? The temperature coefficient of resistance of copper is 4 × 10⁻³ per centigrade.
टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, जिस टेम्परेचर पे जो कॉपर की रेजिस्टेंस है वो 0 सेंटीग्रेड के अकॉर्डिंगली 3 टाइम्स हो जाए, तो हम रिलेशन यूज करेंगे आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट इंटू टी सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर हम यहाँ पे सेंटीग्रेड में यूज करेंगे, तो आर टी जो है वो 3 R0 है, क्योंकि हम वो टेम्परेचर कैलकुलेट करना चाहते हैं जिस पे रेजिस्टेंस जो है वो 3 टाइम्स हो गई है। अल्फा की वैल्यू यूज करेंगे, आर नॉट से दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। देन जी हमने सिंपल कैलकुलेशंस करनी है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो है जी टी जो है वो नियरली 500 सेंटीग्रेड के करीब होगा, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 45, अ ब्लॉक ऑन द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज पुल्ड to position x is equal to a released, through what total distance does it travel in one full cycle of its motion? एक कंप्लीट साइकिल में जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता है, ख्वाह वो पेंडुलम हो, ख्वाह वो मैस स्प्रिंग सिस्टम हो, तो वन कंप्लीट साइकिल के अंदर जो है वो 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड के इक्विवेलेंट जो है वो डिस्टेंस कवर करता है। तो अगर एम्पलीट्यूड जो है वो a है, तो 4 टाइम्स ए जो है वो डिस्टेंस कवर होगा वन वाइब्रेशन और वन कंप्लीट साइकिल के अंदर, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 46, अ कार ऑफ 1000 kg was brought to rest on a level road by braking and 500 kilojoule of heat were produced. Find the speed of the vehicle just before the brakes were applied. इन जनरल ब्रेक के लगाने से हीट जनरेट हुई है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इन जनरल इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो अपीयर हो रही है। तो हम अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लिख सकते हैं W इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। W यहाँ पे जो हीट जनरेट हो रही है वो है, और चेंज इन एनर्जी जो है जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आ रहा है उसे कोरिस्पॉन्ड कर रहा है। तो देन हम वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास होगी नियरली 31 मीटर पर सेकेंड, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 47, a truck of mass 750 kg moving at 30 km per hour hits a stationary dumpster of mass 1000 kg. The two vehicles stick and move together after the collision. What is their speed? ट्रक डंपस्टर से हिट करेगा और देन दोनों जो हैं वो इकट्ठे मूव करेंगे कोलिजन के बाद। हमने इनकी कॉमन स्पीड कैलकुलेट करनी है, इसके लिए हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है उसमें ट्रक जो है वो मूव कर रहा था, डंपस्टर जो है वो स्टेशनरी था, रेस्ट पे था, उसके लिए हमारे पास वेलोसिटी 0 होगी। तो हमारे पास एक तरफ जो है वो बिफोर कोलिजन मोमेंटम आ जाएगा, और दूसरी तरफ जो है जब वो स्ट्राइक करेंगे और कॉमन वेलोसिटी अचीव करेंगे u1 और u2 जो है वो सेम होगी v के। देन हमने v कैलकुलेट करनी है, तो सिंपल कैलकुलेशंस जो है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी जो है वो हमारे पास इक्वल होगी नियरली 13 के, तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास सी ऑप्शन है। इसमें क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो वेलोसिटीज हैं वो भी किलोमीटर पर आवर में गिवन थी और ऑप्शंस में भी किलोमीटर पर आवर में थी, तो इस वजह से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 48, इक्वल चार्जेस Q1 and Q2 are separated by 2 meter. The force between them is 9 Newton. What are the charges? कूलम्स लॉ यूज करेंगे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। Q1 और Q2 क्योंकि सेम है तो Q स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स की वैल्यू लगाएंगे, देन सिंपल मैथमेटिकल सर्टेन स्टेप्स हैं जिनसे हमारे पास आंसर आ जाएगा 63 माइक्रो कूलम, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 49, फॉर कोहेरेंस टू लाइट सोर्सेज मस्ट हैव। कोहेरेंस के लिए लाइट का जो है वो सेम वेवलेंथ और इन फेस होना जरूरी है, और अगर वेवलेंथ सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी जो है वो सेम होगी, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन की ऑप्शंस में इबहाम ये है कि बी और सी भी जो है वो नियरली सेम है, लेकिन जो आंसर है इसका वो डी ऑप्शन है। क्वेश्चन 50, द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सब्सटेंस बी, the masses are the same. If equal amount of energy is given by heat to both these substances, the one reaching the higher temperature, assuming no melting, freezing or evaporation occur, is specific heat capacity। अगर किसी ऑब्जेक्ट की ज्यादा है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए उसे ज्यादा हीट देना पड़ेगी। लाइक वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो 4000 किलो जूल पर मोल के राउंड अबाउट है, जबकि
जो सॉयल है उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो 800 किलो जूल पर मोल के इक्वल है। अब अगर आप दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो सॉयल का टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज होगा क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी कम है, जबकि वाटर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हीट के देने से इंक्रीज होगा। यानी कि कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ये मतलब हुआ कि थोड़ी हीट देंगे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर दो सब्सटेंस जिनकी हीट कैपेसिटीज जो हैं वो मुख्तलिफ हैं और आप उन्हें सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जिसकी हीट कैपेसिटी कम है उसका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा। तो बी जो है जिसकी हीट कैपेसिटी कम है उसका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है इसके लिए। क्वेश्चन 51, the temperature of a gas of initial volume V1 in a glass container is increased from T1 is equal to 200 Kelvin to T2 which is 800 Kelvin. The new volume is V2. Which equation is correct? तो according to Charles law टेम्परेचर जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम जो है वो भी 4 टाइम इंक्रीज होगा। तो V2 जो है वो 4V1 के इक्वल होना चाहिए। तो यहां पे एक इक्वेशन जो है ये इस रिलेशन को डिस्क्राइब कर रही है। V2 इज इक्वल टू 4 टाइम V1 और V1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाय 4। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। टेम्परेचर 4 टाइम इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम भी 4 टाइम इंक्रीज होगा। Question 52. Pauli's exclusion principle state that no two electrons in the same atoms can have the same value for in quantum numbers. In general, Pauli exclusion principle ये कहता है in a given atom no two electrons can have the same value of all the four quantum numbers. और इसका मतलब इन जनरल ये है कि तमाम जो क्वांटम नंबर्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स की सेम नहीं हो सकती किसी भी एटम के अंदर। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है क्योंकि तमाम क्वांटम नंबर्स का जिक्र किया गया है, लेकिन स्पेसिफिकली एम एस जो कि स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है। एन एल और एम एल जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, इनकी वैल्यू मैच कर सकती हैं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, लेकिन जो फोर्थ वन है स्पेसिफिकली उसकी वैल्यू दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम एटम के अंदर कभी भी सेम नहीं होगी। एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर एक स्पिन अप के साथ होगा तो दूसरा जो है वो लाजमी तौर पे स्पिन डाउन के साथ होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव opposing spins in particular orbital as PDF. Question 53. How many electrons pass a cross section of the wire in time 1 hour when the current is 1 ampere? कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे एक वायर में से अगर 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा हो 1 घंटे के अंदर? तो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी, क्यू इज इक्वल टू एन ई। इससे हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो 1 घंटे में पास करेंगे 1 एम्पेयर करंट की वजह से वो है जी 2 × 10⁻²2। और यहाँ पे कोई ऑप्शन जो है वो ऐसी गिवन नहीं है, तो हम कह सकते हैं जी यहाँ पे भी कोई ऑप्शंस में एरर है, ऑप्शंस जो हैं वो करेक्टली गिवन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 54, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होगी। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 55, you observe two helium balloons floating next to each other at the end of strings secured to a table. The facing surface of the balloons are separated by 1 to 2 centimeter. You blow through the opening between the balloons. What happens to the balloons? Simple question. According to बर्नौलीज प्रिंसिपल हम इसका आंसर करेंगे कि अगर जी दो बलून्स जो हैं वो हैंग किए हुए हैं किसी टेबल से स्ट्रिंग्स के थ्रू और अगर आप उनके सेंटर से पे ब्लो करते हो तो सेंटर पे ब्लो करने से उनके सेंटर में जो एयर की स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगी। स्पीड ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। आउटर साइड्स के ऊपर बलून्स के प्रेशर ज्यादा होगा और सेंटर में प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा, दोनों बलून्स जो हैं वो ब्लो करने से एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। तो जी इसके लिए हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्वेश्चन 56, डायमंड्स हैज, डायमंड जो है ये इन जनरल कार्बन की एक शक्ल है और कार्बन जो है वो फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है और उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जी ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। डायमंड के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि ये कार्बन है।
in general. Question 57. Blood pressure is normally measured with the effect of sphygmomanometer around the arm. Suppose that the blood pressure were measured with the cuff around the calf of the leg of a standing person. पूछा यह गया है कि इन जनरल हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं आर्म से, लेकिन अगर आर्म की बजाय पिंडली के करीब से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाए तो ब्लड प्रेशर कितना होगा? तो इन जनरल लेग्स वाली साइड पे ब्लड प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, अपर बॉडी वाली साइड पे प्रेशर जो है वो कम होता है, क्योंकि जब इंसान खड़ा होता है तो जो ब्लड का फ्लो है वो नीचे की तरफ जो है वो ज्यादा होता है ग्रेविटी की वजह से। तो लोअर साइड के ऊपर जो है ना वो प्रेशर ज्यादा होगा। तो सी ऑप्शन जो है वो इसके लिए हमारे पास करेक्ट है। लोअर साइड के ऊपर जो है वो यूजली 20 to 25% जो है वो ब्लड प्रेशर ज्यादा नोट किया गया है अपर साइड और आर्म से अगर आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हो इसके मुकाबले में। क्वेश्चन 58. अ टेस्ट कार मूव्स at constant speed of 10 meter per second around a circular road of radius 50 meter. Find its acceleration. सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे v स्क्वायर डिवाइड बाय r, तो जी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो इसका हमारे पास आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 59 है, द प्रेशर इज 2.5 एटमॉस्फेयर, व्हाट इज इट्स इन पास्कल? इन जनरल 180 m जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, यानी कि 10 रेज़ द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो अगर आप 2.5 को 10 रेज़ द पावर 5 से मल्टीप्लाई करें तो नियरली हमारे पास जो आंसर आता है वो बी ऑप्शन है, 2.53 into 10 raised the power 5 पास्कल। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 60. You are a passenger on a hot air balloon that is rising with a constant velocity and you are carrying a buzzer that emits a sound of frequency f. If you accidentally drop the buzzer from the balloon, what can you conclude about the sound you hear as it falls toward the ground? भाई अगर आप एक बलून में हैं, हॉट एयर बलून में, और वो हॉट एयर बलून जो है वो एयर में है और आपके पास एक बजर है और बजर आपके हाथ से नीचे की तरफ गिर जाता है, तो बजर जो है वो जो साउंड जनरेट कर रहा है, सोर्स जो है वो आपसे दूर जा रहा होगा। और सोर्स अगर आपसे दूर जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू डॉपलर्स इफेक्ट वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाती है, फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज कर जाती है, और क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो अवे मूव कर रहा है तो इंटेंसिटी जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो जी सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है इसके लिए अकॉर्डिंग टू डॉपलर्स इफेक्ट। क्वेश्चन 61. एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर इज, एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास इक्वल है जी 4 पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए पाई की वैल्यू हम 3 सपोज कर लेते हैं, इसके अलावा 3.5 सेंटीमीटर को हम लिख लेते हैं 3.5 10 रेज़ द पावर -1 का स्क्वायर। 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नियरली आंसर जो है ना वो 12 के राउंड अबाउट आएगा, और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इन जनरल जो है ना वो 1.5 के राउंड अबाउट आएगा। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो है वो 1.5 गिवन नहीं है, तो लाजमी तौर पे यहाँ भी कोई ऑप्शंस में जो है मसला है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास भाई 1.5 मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 62. The time period t and acceleration of gravity g of a simple pendulum executing simple harmonic motion when the amplitude is small are related by. तो टाइम पीरियड का जो रिलेशन है पेंडुलम के लिए वो है जी t is equal to 2 pi under root l over g। तो एग्जैक्ट जो रिलेशन यहाँ पर हमारे पास t और g के अंदर बन रहा है वो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि रिलेशन है जी t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर g। तो g का स्क्वायर रूट के साथ t के साथ रिलेशन है इनवर्स रिलेशन। डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 63. An object of mass m moves in uniform circular motion on a horizontal frictionless table. The radius of the circle is r and centripetal force is f. If radius and speed v are doubled, what is the centripetal force now? ये अगर रेडियस और वेलोसिटी दोनों को डबल करेंगे तो वेलोसिटी का स्क्वायर है, वहां से 4 आ जाएगा, रेडियस 2 है, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैक्टर इन्वॉल्व होगा वो 2 का है। तो इसका ये मतलब हुआ कि सेंटीपिटल फोर्स जो है
वो डबल हो जाएगी अगर वेलोसिटी और रेडियस को डबल किया जाए। तो जी सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 64, इन मॉनिटरिंग बॉडी टेम्परेचर द डैश वेव्स आर यूज्ड। इन जनरल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंफ्रारेड रेंज में होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर आपने ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मॉनिटर करना है तो वो इंफ्रारेड वेव्स को इस्तेमाल करते हुए किया जा सकता है। क्वेश्चन 65, ऑल न्यूक्लियाई हैव रफली द सेम डेंसिटी, इट इज। तमाम किस्म के जो न्यूक्लियसिस हैं उनकी जो डेंसिटी है वो रफली सेम है और उसकी जो वैल्यू है वो 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। और अगर आप कैलकुलेट भी करना चाहते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूक्लियस जो है वो हाइड्रोजन का वो 10⁻⁻15 मीटर का है। तो हम वॉल्यूम के रिलेशन से 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, देन मास ऑफ प्रोटॉन सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसकी वैल्यू है जी 1.67 10⁻27 kg। तो हम एग्जैक्ट इस वैल्यू के राउंड अबाउट जो है वो डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 66, a transformer has 50 turns in the primary coil and 250 turns in the secondary coil. If the primary voltage is 14 volt, what is the output voltage or secondary voltage? तो इसके लिए हम ट्रांसफार्मर की जो इक्वेशन है वो यूज करेंगे। रेशियो ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज टू प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल। तो यहाँ से हमारे पास जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो 70 वोल्ट आ जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 67, a 50 kg woman stands on a scale in an elevator. What does the scale read if the elevator is moving upward with an acceleration of 2 meter per second square? हमारे पास रियल और अपेरेंट वेट के अकॉर्डिंगली 4 केसेस हैं कि अगर एक्सेलरेशन जो है वो एलिवेटर का 0 हो तो नॉर्मल वेट जो है वो अपेरेंट वेट के इक्वल होगा, और अगर एलिवेटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ए तो वेट जो है वो बढ़ता हुआ महसूस होगा, यानी कि अपेरेंट वेट जो है वो ज्यादा होगा रियल वेट से। और अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो जो अपेरेंट वेट जो है वो रिड्यूस होता हुआ महसूस होगा। और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेशन जी के साथ यानी कि फ्री फॉल मोशन में हो तो वेट जो है वो 0 अपीयर होगा। यहां पर क्योंकि मोशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो लाजमी तौर पर वेट जो है वो बढ़ता हुआ महसूस होगा, और नॉर्मल वेट जो है वो 500 न्यूटन से ज्यादा होगा। और जो ऑप्शन 500 न्यूटन से ज्यादा है वो है जी हमारे पास डी ऑप्शन। लेकिन आप इसे मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अपेरेंट वेट टी जो कि टेंशन को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है ये इक्वल है जी एम ए प्लस एम जी के, और आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसका आंसर जो है वो 590 न्यूटन होगा। क्वेश्चन 68, which one of the following statements correctly describe the ability of engines A and B to do work if engine A has greater power rating than engine B? अगर A की पावर B से ज्यादा है तो लाजमी तौर पर A जो है जो काम कर रहा है वो ज्यादा तेजी के साथ कर रहा है, शॉर्ट टाइम के अंदर जो है वो A काम कर रहा है बी के इक्विवेलेंट। तो जी इसके लिए हमारे पास लाजमी तौर पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जिसके अकॉर्डिंगली ए जो है वो बी के मुकाबले में सेम काम कर रहा है लेकिन ज्यादा तेजी के साथ काम कर रहा है, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन में काम कर रहा है। तो पावर W/T, तो ए की जो पावर है वो ज्यादा है, बी की पावर जो है वो कम है। क्वेश्चन 69, there are 3 × 10⁻7 radon atoms whose half-life is 3.83 days or 3.3 × 10⁵ seconds trapped in a basement. How many radon atoms remain after 31 days? और आपने जो इक्वेशन यूज करनी है वो जी n इज इक्वल टू n नॉट ईज पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा यहाँ पे जो है वो हमारे पास डिके कांस्टेंट है। अब भाई सबसे पहले हम तो फाइंड आउट करेंगे कि आफ्टर 31 डेज हमारे पास कितनी हाफ लाइफ जो हैं वो गुजर चुकी होंगी। तो टोटल हमारे पास जो टाइम है वो 31 डेज का है, और हाफ लाइफ जो है वो रेडॉन की वो 3.83 डेज है। तो नियरली हमारे पास 8 हाफ लाइफ जो हैं वो पास होंगी 31 डेज के अंदर। तो देन भाई जो नंबर ऑफ एटम्स रह जाएंगे आफ्टर 8 हाफ लाइफ उसे हम कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन यूज करते हैं n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइड बाई 2 की पावर n। ये सिंपल हमारे पास हाफ लाइफ के रिलेशंस हैं दो जिनको इस्तेमाल हम कर रहे हैं।
एन नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 2 की पावर n और 2 की पावर 8 हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1.1 10 रेज़ द पावर 5। सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। यहां पे भी ये ट्रिक यूज किया है। 3 इंटू 10 रेज़ द पावर 7 को हमने लिख लिया 300 इंटू 10 रेज़ द पावर 5। 300 को 256 से डिवाइड करेंगे तो आंसर राउंड अबाउट 1.1 आ रहा है, तो 10 की पावर 5 जो है वो ऑप्शन आ गई। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि जो कहा गया है कि जी इसी इक्वेशन को यूज करें वो यूज किया जाए। आप रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से जो कि होल्ड करते हैं उस सिस्टम के लिए। इसके अलावा वैसे भी ये दोनों रिलेशंस जो हैं ये नियरली सेम है। अगर आप दोनों तरफ लोग ले लेते हैं तो सेम हमारे पास यही सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रिलेशन को यूज कर रहे हैं कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि एमसीक्यूज हैं। आपने जस्ट आंसर जो है वो वेरीफाई करना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट है। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ठीक है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 70, अनस्टेनिटी प्रिंसिपल इज, अनस्टेनिटी प्रिंसिपल जो कि इन जनरल हाइजेनबर्ग अनस्टेनिटी प्रिंसिपल है वो हमारे पास उसकी जो जनरल स्टेटमेंट है वो है जी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिराक कांस्टेंट डिवाइड बाय 2। एच कट जो है वो डिराक कांस्टेंट है, और डिराक कांस्टेंट जो एच कट है वो हमारे पास इक्वल होता है प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय 2 पाई के। तो इस रिलेशन से हमारे पास जो अनस्टेनिटी प्रिंसिपल का जो रिलेशन आता है वो जी सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है, और वो ये बेहतर तरह से अनस्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्क्राइब कर रही है। क्वेश्चन नंबर 71, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन रिड्यूस टू गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस व्हेन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में रिड्यूस हो जाती है फॉर लो स्पीड्स। हाई स्पीड यानी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हैं, लेकिन अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा स्मॉल हो, अप्रोचेस टू जीरो हो विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट, देन हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो जी बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। फॉर वेरी लो स्पीड्स वी हैव गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन रादर देन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन 72, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज, साउंड इंटेंसिटी लेवल का यूनिट जो है वो बेल है, और उसे हम डेसिबल में भी लिखते हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 73, वर्क डन विल बी जीरो व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। वर्क डन जो कि इक्वल होता है एफ डॉट डी के। एफ डॉट डी जो है वो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो होगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 74, which one or more of the following would lead to an increase in the maximum kinetic energy of the ejected photoelectrons from a metal surface on which light is shining। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जनरेट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है उनकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज करने से आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ जाएंगे लेकिन एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप मेटल ही चेंज कर देते हैं तो उससे वर्क फंक्शन चेंज हो जाएगा, और वर्क फंक्शन चेंज होने का क्या मतलब है कि जी आपको फिर उस वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंगली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिहाज से लाइट को शाइन करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हों। सी ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट है जी। Question 75, a uniform wire of length L and diameter D has resistance R. Another wire of the same material has length 2L and diameter 2D. Its resistance will be. Resistance का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है जी R is equal to रो L ओवर A। रो जो है वो रेजिस्टिविटी है जो कि किसी एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगी, और एरिया जो है उसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और आर जो है वो हमारे पास इक्वल होता है डी बाई 2। तो रिलेशन हमारे पास हो जाएगा जी रो 4L डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। अगर लेंथ को और डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो जो रेजिस्टेंस है वो वायर की हाफ हो जाएगी। तो भाई ए ऑप्शन इसके लिए हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 76, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर क्रिटिकल फॉर हाई स्पीड कंप्यूटर्स। द लास्ट रिस्पॉन्स इज ड्यू टू। इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन जनरल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम डिवाइसेस को स्मॉल कर सकें, यानी कि ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इसके अलावा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हम इंक्रीज कर लेते हैं,
नंबर ऑफ डायोड्स, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, कैपेसिटर्स जो है ना वो एक ही हम चिप के ऊपर जो है वो आसानी के साथ लगाकर ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सर्किट्स जो है वो डिजाइन किए जा सकते हैं। तो जी इसके लिए हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ताकि हम डिवाइसेस जो हैं वो छोटी से छोटी बना सकें और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सर्किट्स डिजाइन कर सकें जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो स्मॉल रीजन के अंदर। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन 77, फ्रीक्वेंसी इज एडजस्टेड बाय। तो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट होती है जी ट्यूनिंग से। जैसे हम रेडियो की ट्यूनिंग करते हैं, रेडियो में या टीवी में ट्यून किया जाता है, तो इन जनरल फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे होते हैं पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन के लिहाज से या टीवी स्टेशन के लिहाज से। तो फ्रीक्वेंसी की जो एडजस्टमेंट है उसे हम ट्यूनिंग से कोरिस्पॉन्ड करते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है जी। क्वेश्चन 78, क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36 हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट शेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए हम रिलेशन यूज करते हैं पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए 2n²। n जो है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, और पर्टिकुलर क्रिप्टॉन के लिए चौथे के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे 36 के अकॉर्डिंगली। तो फिर जो आउटर मोस्ट हमारे पास ऑर्बिट है क्रिप्टॉन का, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उससे फर्दर नेक्स्ट में जो है वो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे इसके लिए करेक्ट है। क्वेश्चन 79, द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एनर्जी का यूनिट है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। और इन जनरल इसे हम न्यूक्लियर फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स में यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेव, केव। तो जी सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन 80, a box is at rest on a frictionless surface. Three forces are exerted on the box such that the box remains at rest. One force is of 100 Newton towards east, another is of 100 Newton towards north. What is the third force? यहां पे जी 3 फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं, 2 गिवन है। फर्स्ट वन जो है वो ईस्ट वर्ड है, सेकंड वन जो है वो नॉर्थ वर्ड है। अगर आप इन दोनों फोर्सेस को सम करते हैं तो हमारे पास जो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आएगा, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगी जी 141। तो लाजमी तौर पे जो थर्ड फोर्स होगी वो इस रिजल्टेंट के ऑपोजिट होनी चाहिए, ताकि वो इस रिजल्टेंट को बैलेंस कर सके, ताकि सिस्टम जो है हमारा वो रेस्ट पे रहे। तो लाजमी तौर पर जो थर्ड फोर्स है वो आर के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, और वो डायरेक्शन है जी हमारे पास साउथ वेस्ट, और उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो एग्जैक्टली 141.42 न्यूटन होनी चाहिए, ताकि नॉर्थ और ईस्ट की तरफ लगने वाली 2 फोर्सेस हैं जो उनका सम है उसको बैलेंस कर सके। तो जी इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, 141.42 न्यूटन टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। 80 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं न्यूमेरिकल टाइप थे। आपको विदाउट कैलकुलेटर जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए, और ये आप प्रैक्टिस भी करें, सर्टन ट्रिक्स जो हैं वो अप्लाई करें ताकि कैलकुलेशंस को ज़्यादा जल्दी किया जा सके, और आप हर किस्म का ट्रिक जो है वो आप सीख सकते हैं। टैलेंट आपके पास है, आपको एफर्ट की ज़रूरत है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इस काम में महारत हासिल कर लेंगे, वो आपकी स्किल बन जाएगा। और एफर्ट जो है वो इन जनरल सम है 3 चीज़ों का। आपको टाइम चाहिए, आपको एनर्जी देना होगी प्रॉपर कमिटमेंट के साथ, और फोकस काम करना होगा। देन आप अपनी स्किल डेवलप करेंगे। देन अगर आप स्किल रखते हुए एफर्ट को जारी रखेंगे तो आप किसी भी किस्म की कामयाबी जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली हमारे पास जो अचीवमेंट है उसका ताल्लुक जो है वो टैलेंट के साथ, टाइम के साथ, एनर्जी के साथ, कमिटमेंट के साथ और फोकस के साथ है। जस्ट टैलेंट जो है वो इनफ नहीं होता किसी भी किस्म की कामयाबी के लिए। एफर्ट करना बहुत जरूरी है। टैलेंट से स्किल तक का सफर करें, और देन अल्लाह जो है वो आपको लाजमी तौर पर कामयाबी अता करेगा। और लास्ट में वो तमाम एस्पायरेंट्स जो लेक्चरशिप के लिए आए थे और वो किसी वजह से ना क्वालिफाई कर सकें, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो बेसिक्स के फोकस करें।
बेसिक्स में मैं जो रिकमेंड करूंगा किताब वो रेजनिक हैलिडे की है, आप थॉरली उसको स्टडी करें। इसके अलावा कंसेप्चुअल फिजिक्स हैवर्ड की, वो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लेवल की बुक है और आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ कंसेप्ट्स को समझने में हेल्प करती है। अगर आप इन दो बेसिक बुक्स के ऊपर फोकस करें तो आप अपने कंसेप्ट्स को और अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। बाकी अच्छी नीयत के साथ एफर्ट करते रहें। अल्लाह आपके लिए आसानियां फरमाए। आमीन। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।